अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। फिलॉसफी में आज हमने डिस्कस करना है सोक्रेटिस की एथिकल टीचिंग्स। ठीक हो गया। मैं फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के अलावा कुछ बेसिक पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट्स पे भी लेक्चर देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका अपना यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे मैं वो लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ। आप उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का अलग से फोल्डर मिलेगा। तो आपको मेरे जितने भी लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूँ, वो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के थ्रू भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आइए जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोक्रेटिस की एथिकल टीचिंग्स। यहां पे हम एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, विर्चू। इस वर्ड को अभी से अंडरस्टैंड कर लें। विर्चू, विर्चू कहते हैं अ क्वालिटी दैट इज डीम्ड टू बी मोरली गुड। ऐसी क्वालिटी जो के मोरली गुड हो, उसे विर्चू कहा जाता है। अगर इसका प्लूरल लेंगे तो हम कहेंगे विर्चूज, क्वालिटीज दैट आर डीम्ड टू बी मॉरली गुड। ठीक, अब गुड क्वालिटीज क्या हैं? काइंडनेस हो गई, ठीक, पेशेंस हो गया, ठीक, बिनोवलेंस हो गया, ठीक। अब यहां पे एग्जांपल देखें, मैंने यहां पे 2 एग्जांपल लिखी हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये वर्ड। पेशेंस इज वन ऑफ हर विर्चूज। पेशेंस, सब्र, ये बजाते खुद एक मोरली गुड क्वालिटी है। तो ये क्या है? उस औरत के, उस लड़की के जितने भी विर्चूज हैं, ठीक, उनमें से एक विर्चू है पेशेंस। समझ आए? अगली एग्जांपल देखें। He was convinced of the virtue of hard work। इस एग्जांपल में भी हार्ड वर्क को विर्चू कहा गया है, क्योंकि हार्ड वर्क बजाते खुद मॉरली गुड है। ठीक, समझ आए? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो विर्चू को गुडनेस के साथ समझने की कोशिश करें कि अच्छाई। ठीक, अब सोक्रेटिस की एथिकल टीचिंग्स को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हमें बैकग्राउंड समझना होगा, उस टाइम का कंटेक्स्ट समझना होगा। इसको पहले समझें। सोफिस्ट्स, ये प्रोफेशनल टीचर्स थे एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर। ठीक, ये विर्चू को किस तरह अंडरस्टैंड करते थे? मोरली गुड या मोरल गुड एक्शंस, इनको ये किस तरह अंडरस्टैंड करते थे सोफिस्ट्स? ये कहते थे कि विर्चू इज प्लेयर। ठीक, मोरली गुड वही चीज है, वही एक्शन है जो कि प्लेयर प्रोवाइड करे, ठीक, खुशी प्रोवाइड करे। Whatever pleases me is a right action for me। जो चीज मुझे प्लीज करती है और मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता हूं, तो वो एक्शन मेरा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोगों को चैरिटी देने में खुशी मिलती है, लोगों की मदद करने में, चैरिटी देने में, तो अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट्स कि मुझे खुशी मिल रही है चैरिटी देने से, इसलिए मेरा एक्शन ठीक है, मॉरली गुड है मेरा एक्शन। ठीक, विर्चू की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे किसी को तंग करने में, किसी का मर्डर करने में, या किसी के घर में चोरी करने में खुशी मिले। प्लेयर तो तब भी मुझे मिल रहा है ना,
कि मैं किसी के घर में चोरी कर रहा हूं। तो सोफिस्ट्स का मानना यह है कि विर्चू इज प्लेयर। तो अगर मुझे किसी के घर में चोरी करने से खुशी मिल रही है, मेरे लिए वो एक्शन राइट एक्शन है फॉर मी। क्यों? क्योंकि मुझे उससे खुशी मिल रही है, प्लेयर मिल रहा है। समझ आई बात की? अब प्रॉब्लम कहां पे है? अब जाहिर है मैंने आपको ये जब एग्जांपल दी कि खुशी मिल रही है मुझे किसी के घर में चोरी करने से, तो आप समझेंगे कि यार ये कैसी बात कर रहा है वकास, चोरी करने से खुशी मिल रही है तो उसको आप मोरल एक्शन कैसे कह सकते हो? ठीक, यही प्रॉब्लम इनकी टीचिंग्स में नजर आ रही थी सोफिस्ट्स की, कि प्लेयर कैन नॉट बी द राइट क्राइटेरिया, कि प्लेयर को आप राइट क्राइटेरिया नहीं बना सकते, क्योंकि इससे बहुत से इमोरल जो एक्शंस हैं वो भी जस्टिफाई हो जाते हैं अगर हम इस बात को मान लें, विर्चू इज प्लेयर। ठीक, और बहुत से इमोरल एक्शंस वो सोसाइटी के अंदर फैल सकते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा इमोरल एक्शंस को परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो समझेंगे कि मुझे उसमें खुशी मिलती है, तो मेरे लिए वो एक्शन ठीक है। एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी, सेकंड प्रॉब्लम, कि इंडिविजुअल के ऊपर जाके ये डिपेंड करता है। Virtue is player. Whatever pleases me is a right action for me. Whatever pleases you is a right action for you. This is extreme subjectivity. कि जो चीज मुझे प्लीज कर रही है मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं और वो मेरा एक्शन मोरल भी है। आपको जो चीज प्लीज कर रही है आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और आपके लिए वो एक्शन मोरल है। मुझे चोरी करने में खुशी मिल रही है, आपको मर्डर करने में खुशी मिल रही है, किसी को चैरिटी करने में खुशी मिल रही है। ठीक, तो क्या है, एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी आ गई कि हमने मोरल एक्शंस को इंडिविजुअल के प्लेयर के ऊपर रख दिया। मैं एक इंडिविजुअल, आप भी एक इंडिविजुअल, तीसरा भी एक इंडिविजुअल, और मोरल एक्शंस क्या हैं? हमारे ऊपर, हमारी प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। समझ आई बात की? तो ये जो एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी है, इससे आगे चल के क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जो ये थर्ड प्रॉब्लम है, ये एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी से ये थर्ड प्रॉब्लम आती है कि डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्टिव मोरल स्टैंडर्ड्स, के जो ऑब्जेक्टिव मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक, अब हमें ये बातें सोसाइटी में बताई जाती हैं कि आपने चोरी नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना। दीज आर ऑब्जेक्टिव मोरल स्टैंडर्ड्स। अब आप चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके ऊपर ये बात लागू होती है, ये एक मोरल स्टैंडर्ड आपके ऊपर लागू होता है कि आपने चोरी नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने मर्डर नहीं करना। ठीक, समझ आई? तो अगर सोफिस्ट की बात देखी जाए, विर्चू इज प्लेयर, वट एवर प्लीजेज मी इज अ राइट एक्शन फॉर मी, वट एवर प्लीजेज यू इज अ राइट एक्शन फॉर यू, तो उससे एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी आती है। प्लेयर को आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है और इंडिविजुअल प्लेयर्स तो वेरी करते हैं। ठीक, मेरे लिए प्लेयर कुछ और होगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे लिए प्लेयर ये होगा कि मैं चैरिटीज करूं। आप इतने अच्छे नहीं होगे, आपके लिए प्लेयर होगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ। तो एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरा मोरल एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया
क्या वो वाकई मोरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था या नहीं था? अब जब मोरल स्टैंडर्ड्स रहे ही नहीं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्शन ठीक है या आपका एक्शन ठीक है, मेरा एक्शन मोरल है या आपका एक्शन मोरल है? नहीं पता चल सकता ना। मैं चोरी कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें प्लेयर मिल रहा है और मेरे लिए मोरल एक्शन है। आप चैरिटी दे रहे हो, आपको उसमें प्लेयर मिल रहा है, आपके लिए मोरल एक्शन है। तो आपने चोरी और चैरिटी इन दोनों को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। प्रॉब्लम की समझ आई, बैकग्राउंड की समझ आई। अब आए सोक्रेटिस की एथिकल टीचिंग्स देखते हैं। सोक्रेटिस कहता है मोरल एक्शंस मस्ट नॉट स्प्रिंग फ्रॉम सब्जेक्टिव प्लेयर बट फ्रॉम ट्रू कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस ऑफ मोरल वैल्यूज। के जो मोरल एक्शंस हैं इनको आप सब्जेक्टिव प्लेयर के ऊपर इसकी बेस ना बनाओ, बल्कि मोरल एक्शंस तो वो होने चाहिए जो कि ट्रू कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस ऑफ मोरल वैल्यूज से निकले हों। यानी हमें मोरल वैल्यूज की ट्रू डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स पता हों, फिर जाके हम जो एक्शन परफॉर्म करेंगे उन्हीं ट्रू कंसेप्ट्स के मुताबिक, तब हमारा एक्शन मोरल कंसीडर किया जाएगा, ना कि आप सब्जेक्टिव प्लेयर को देखो। ठीक। अब कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं मोरल वैल्यूज के जो हमें बनाने होंगे? व्हाट इज विर्चू? विर्चू क्या है, इसका कंसेप्ट बनाओ, इसकी आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन हो। व्हाट इज प्रूडेंस? दानाई, प्रूडेंस दानाई को कहते हैं कि प्रूडेंस क्या है, इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट हो। व्हाट इज टेम्परेंस? ठीक, टेम्परेंस क्या है? समझ आई बात की? We must know the true concepts or definitions of these moral values. ये जो मोरल वैल्यूज हैं हमें इनकी ट्रू डेफिनेशंस और ट्रू कंसेप्ट्स इनके होने चाहिए हमारे जहन में। ठीक। विर्चू, अब बात तो सारी विर्चू पे आती है ना, क्योंकि ये जो प्रूडेंस है, टेम्परेंस है, ये बजाते खुद पर्टिकुलर विर्चूज है। तो बड़ी कैटेगरी है विर्चू, अ क्वालिटी दैट इज डीम्ड टू बी मोरली गुड। विर्चूज कह दो तो क्वालिटीज दैट आर डीम्ड टू बी मोरली गुड। ठीक। तो हमें पहले विर्चू को देखना है। सोक्रेटिस कहता है कि विर्चू क्या है। ये सारी तो इस विर्चू के अंदर आती हैं। प्रूडेंस हो गया, टेम्परेंस हो गया, पेशेंस हो गया, हार्ड वर्क हो गया, काइंडनेस हो गया, बिनोवलेंस हो गया। ठीक। पहले इसको अंडरस्टैंड करो कि विर्चू क्या है, इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट हो। वी मस्ट हैव अ प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ विर्चू इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस विर्चू इन लाइफ। हमारे पास विर्चू का प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में विर्चू को प्रैक्टिस कर सकें। अब वो कैसे आएगा कंसेप्ट? सोक्रेटिस आइडेंटिफाइड विर्चू विद नॉलेज, कि विर्चू हमारे पास नॉलेज से आएगा। कैसे? क्वेश्चन है कि कैसे नॉलेज से आएगा। इधर आए। A man cannot act rightly unless he first knows what is right or knows the true concept of right. एक बंदा तब तक राइट एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ये अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस है ये बात, कि एक बंदा तब तक राइट एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसके जहन में राइट का कंसेप्ट ना हो कि क्या चीज राइट है, व्हाट इज राइट, ये कंसेप्ट उसके जहन में ना हो। इफ अ मैन possesses the knowledge of what is right, he cannot do wrong. सोक्रेटिस कहता है कि अगर एक बंदे के पास ये नॉलेज आ जाए कि व्हाट इज राइट, उसे पता चल जाए, तो ही कैन नॉट डू रॉन्ग,
वो गलत नहीं कर सकता। ऑल रॉन्ग डूइंग्स अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस, जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, इमोरल काम हो रहे हैं, वो इग्नोरेंस की वजह से हैं, क्योंकि लोगों को राइट एक्शंस की के कंसेप्ट नहीं पता कि राइट एक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज राइट, इसका लोगों को नहीं पता। इग्नोरेंट हैं लोग, ठीक, जिसकी वजह से रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, गलत एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। ऑल मेन सीक गुड। अब सोक्रेटिस ये कहता है कि जितने भी लोग हैं वो अच्छा काम करना चाहते हैं, बट मेन डिफर एज टू व्हाट द गुड इज। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि लोगों के लिए जो गुड है उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। ये मसला आ रहा है। करना सब लोग अच्छा चाहते हैं, लेकिन जो अच्छे की डेफिनेशन है वो डिफर करती है लोगों के अंदर, ठीक। नो मैन इंटेंशनली डज रॉन्ग, कोई बंदा इंटेंशनली गलत काम नहीं करता। अब ये बातें आपको अजीब थोड़ी सी लग रही होंगी कि ये कैसी बात है कि नो मैन इंटेंशनली डज रॉन्ग। लोग तो इंटेंशनली गलत काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। लेकिन सोक्रेटिस जो था, उसकी जो एथिकल टीचिंग्स हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पे हैं, जिसकी वजह से सोक्रेटिस की एथिकल टीचिंग्स पे क्रिटिसिज्म भी आता है, जो कि हम एंड में पढ़ेंगे ये क्रिटिसिज्म, ठीक, समझ आई। अब सोक्रेटिस के थोड़ा सा स्टांस हार्ड है कि नो मैन इंटेंशनली डज रॉन्ग, कोई बंदा जानबूझकर गलत नहीं करता। He does wrong because he does not know the true concept of right. वो इसलिए गलत करता है क्योंकि उसके पास ट्रू कंसेप्ट ऑफ राइट नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि भाई राइट एक्शन क्या होता है। एंड बीइंग इग्नोरेंट, ठीक, कि उसे नहीं पता, थिंक्स व्हाट ही इज डूइंग इज गुड, और वो ये सोचता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, हालांकि ये उसकी अपनी नॉलेज की कमी है कि उसे राइट एक्शन का कंसेप्ट नहीं है उसके जहन में, ठीक। यहां तक बात समझे। अब ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है सोक्रेटिस की, ये जो मैंने लिखी हुई है बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। यहां पे आपको भी शायद एतराज हो जाए सोक्रेटिस से। देखिए, इफ अ मैन ओनली नोज व्हाट इज राइट, अगर एक बंदा ये जान जाए, उसका ये कंसेप्ट बन जाए कि व्हाट इज राइट, राइट क्या है, क्या एक्शन हम जिसे राइट एक्शन कह सकते हैं, ही मस्ट एंड विल इनफॉलिबली डू व्हाट इज राइट, ही मस्ट एंड इनफॉलिबली डू व्हाट इज राइट। इनफॉलिबली कहते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, कतन, ठीक। अगर एक बंदे को पता चल जाए, उसको नॉलेज मिल जाए कि व्हाट इज राइट, ही मस्ट एंड विल इनफॉलिबली डू व्हाट इज राइट, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि वो कोई गलत काम करे, वो हमेशा ठीक एक्शंस ही परफॉर्म करेगा, वही एक्शंस परफॉर्म करेगा जो राइट है। अगर एक बंदे को राइट का पता चल जाए, उसका कंसेप्ट बन जाए। अब इस बात पे क्रिटिसिज्म आता है कि सोसाइटी में बहुत से बंदे ऐसे हैं कि जिन्हें पता होता है कि ये एक्शन राइट है, लेकिन फिर भी वो रॉन्ग की तरफ जाते हैं। अब वो क्यों, वो हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे एंड पे, ठीक। अब इस पावरफुल स्टेटमेंट की समझ आई आप लोगों को। अब यहां पे आए, हमने दो ऐसे एस्पेक्ट पढ़ने हैं, दो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है विर्चू की। मैं इसको इरेज करके लिखूंगा, जो कि सोक्रेटिस ने दी। पहली है कि विर्चू कैन बी टॉट, विर्चू को पढ़ाया जा सकता है। और दूसरी है विर्चू इज वन, कि विर्चू सिर्फ एक है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि टेम्परेंस, प्रूडेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, ये सारे विर्चूज हैं,
लेकिन सोक्रेटिस कहता है विर्चू इज वन। किस सेंस में कहता है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक। तो एंड पे फिर क्रिटिसिज्म हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, नोट कर लें जी। तो आ जाएं, देखें कि देयर आर टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ विर्चू अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। पहली है विर्चू कैन बी टॉट। विर्चू को पढ़ाया जा सकता है, टीच किया जा सकता है, ठीक। देखें, सोक्रेटिस कहता है सोल कंडीशन ऑफ विर्चू इज नॉलेज। अब जाहिर है कि आप विर्चू के बारे में अगर कंसेप्ट बना रहे हो तो थ्रू नॉलेज बना रहे हो, विच मीन्स के सोल कंडीशन विर्चू की नॉलेज है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो विर्चू का। आपको ये पता हो व्हाट इज राइट, व्हाट इज अ मोरल एक्शन, ठीक। एज नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड बाय टीचिंग। और नॉलेज की तो ये खसूसियत इनहेरेंट है ना कि हम नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं थ्रू टीचिंग, ठीक। आप अपने टीचर से कितनी चीजें सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से कितना नॉलेज सीखते हैं, तो ये टीचिंग्स के थ्रू आपके पास आता है ना। और हम सोक्रेटिस कह रहे हैं कि हम ये भी कह रहे हैं कि सोल कंडीशन ऑफ विर्चू इज नॉलेज, देयरफॉर विर्चू मस्ट बी टीचेबल। तो इट मींस विर्चू की बेस नॉलेज से बनती है। अगर नॉलेज टीचेबल है तो इट मींस कि विर्चू भी टीचेबल है। द ओनली डिफिकल्टी इज टू फाइंड द टीचर हु नोज द ट्रू कंसेप्ट ऑफ विर्चू। अब डिफिकल्टी इस जगह पे है कि हमें कोई ऐसा टीचर मिले कि जिसके अपने कंसेप्ट्स विर्चू के बारे में क्लियर हों, उसे पता हो कि विर्चू क्या है, उसे पता हो कि राइट चीज क्या है, उसे पता हो कि राइट एक्शन क्या है, फिर वो टीचर हमें टीच कर सकता है। Having the true concept of virtue is a precious piece of knowledge। कि जिस बंदे को विर्चू का पता हो, अब विर्चू के अंदर बहुत सारे पर्टिकुलर विर्चूज आ जाते हैं, जैसे कि काइंडनेस हो गया, सिंपैथी हो गया, हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गया, टेम्परेंस हो गया, ठीक, प्रूडेंस हो गया। जब आपको इन सब चीजों का नॉलेज हो, आपका कंसेप्ट इन चीजों के बारे में बना हुआ हो, तो ये क्या है, आपके पास एक प्रीशियस पीस होगा नॉलेज का कि आपको इन विर्चूज का पता है। अ प्रीशियस पीस ऑफ नॉलेज, ठीक। इफ सच नॉलेज इज डिस्कवर्ड बाय समवन, सोक्रेटिस कहता है, ही कुड टीच इट टू अदर्स एंड मैन वुड एट वंस बिकम virtuous। कि अगर कोई इस नॉलेज को, ये जो विर्चू का नॉलेज है, इसको डिस्कवर कर ले, जितने भी पर्टिकुलर विर्चूज हैं उसके बारे में उनके कंसेप्ट्स उस बंदे के जहन में बन जाएं, ठीक, तब वो ये दूसरों को टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है। और रिजल्ट क्या निकलेगा, जितने भी लोग उससे पढ़ रहे हैं, उसके शागिर्द हैं, उससे सीख रहे हैं, they will at once become virtuous, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि what is right। अब स्टांस हार्ड लग रहा है सोक्रेटिस का, ठीक, समझ आए। अब देखें सेकंड जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है विर्चू का, वो है विर्चू इज वन, कि विर्चू एक है। कैसे, ये बात कैसे कर रहा है सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कहता है देयर आर मेनी पर्टिकुलर विर्चूज। पर्टिकुलर विर्चूज तो बहुत सारे हैं, जैसे काइंडनेस, प्रूडेंस, टेम्परेंस, करेज, हार्ड वर्क। ऑल दीज पर्टिकुलर विर्चूज फ्लो फ्रॉम वन सोर्स। ये जितने भी पर्टिकुलर विर्चूज हैं, ये सारे, ये सिर्फ एक सोर्स से निकलते हैं या फ्लो करते हैं, वो है नॉलेज। If you have proper knowledge या concepts of all these particular virtues, you will certainly practice these।
नॉलेज से किस तरह ये सारे निकल रहे हैं कि आपको इन सब के बारे में प्रॉपर कंसेप्ट आप बनाओ थ्रू नॉलेज। और जब आप सब के बारे में प्रॉपर कंसेप्ट बना लोगे थ्रू नॉलेज, तो फिर आप इन विर्चूज को, इन पर्टिकुलर विर्चूज को अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सोक्रेटिस इसको थोड़ा हार्ड ले रहा है। वो कहता है कि जब बंदे को इनके नॉलेज का पता हो, इनका कंसेप्ट बनाया हुआ हो, तो फिर मस्ट है कि वो इनको फॉलो करेगा, वो फिर गलत कर ही नहीं सकता। अगर उसे काइंडनेस का पता हो तो वो कभी भी जुल्म नहीं करेगा। ठीक। अगर उसे प्रूडेंस का कंसेप्ट पता हो, उसका नॉलेज बिल्ड हो गया हो, तो कभी भी वो बेवकूफी का काम नहीं करेगा। अगर उसे टेम्परेंस का पता हो तो कभी भी वो इम्पेशेंट नहीं रहेगा। अगर उसे करेज का पता हो तो कभी भी वो कवर्डली बिहेव नहीं करेगा। अगर उसे हार्ड वर्क का पता हो, उसका कंसेप्ट उसके पास आ जाए, नॉलेज के थ्रू बिल्ड कर ले हार्ड वर्क का कंसेप्ट, तो कभी भी वो बंदा लेजी नहीं रहेगा। ठीक। चीजों को डिले नहीं करेगा, बल्कि मेहनत ही करता जाएगा। अब थोड़ा हार्ड स्टांस है। ठीक। देयरफॉर नॉलेज इज द सोल विर्चू, क्योंकि इन सब का कंसेप्ट बनाने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है। विच मीन्स के नॉलेज इज द सोल विर्चू, क्योंकि नॉलेज ही हमारे इन पर्टिकुलर विर्चूज के बारे में कंसेप्ट्स बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। इसलिए नॉलेज इज द सोल विर्चू विच इंक्लूड्स ऑल अदर पर्टिकुलर विर्चूज। ये जितने भी पर्टिकुलर विर्चूज हैं ये नॉलेज के अंदर आते हैं, और नॉलेज ही इन पर्टिकुलर विर्चूज के बारे में कंसेप्ट्स बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। इसलिए जो विर्चू इज वन है वो कौन सा है कि वो सोल विर्चू नॉलेज है, जिसे वो विर्चू इज वन कह रहा है। इस नॉलेज को कि ये क्या है, विर्चू इज वन, और विर्चू इज नॉलेज, जिसके अंदर या जिसके थ्रू हम बाकी पर्टिकुलर विर्चूज के बारे में आइडिया कंसेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक। जितना पढ़ा क्रिटिसिज्म आता है इसके ऊपर। देखें, सोक्रेटिस आइडेंटिफाइड, अब हमने जो ये पढ़ा ये एस है, Socrates identified virtue with knowledge and based it upon reason। क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में कंसेप्ट बना रहे हो नॉलेज के थ्रू, तो जाहिर बात है आप उसमें रीजन को यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक। अब इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई है सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर, जिसमें कंसेप्ट और रीजन के दरमियान में जो नेक्सस है वो मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस लेक्चर को भी जरूर सुने, थ्योरी ऑफ नॉलेज सोक्रेटिस की। तो आपको ये पता चल जाएगा कि नॉलेज और रीजन का क्या कनेक्शन बन रहा है। ठीक। सोक्रेटिस आइडेंटिफाइड विर्चू विद नॉलेज, विर्चू को तो उसने नॉलेज के साथ आइडेंटिफाई किया, खुद कह रहा है कि विर्चू इज वन, और ये वन कौन सा है, ये नॉलेज है, कि विर्चू इज नॉलेज, एंड बेस्ड इट अपॉन रीजन। अब जाहिर है जितना भी नॉलेज हम बिल्ड करते हैं तो वो रीजन के थ्रू बिल्ड करते हैं। और ये जो कंसेप्ट्स की बात इसने की है, यहां पे मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट्स जो बनते हैं वो नॉलेज के थ्रू बनते हैं, और उसके अंदर रीजन का बहुत अहम किरदार होता है। अब अगर ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो इससे पिछला लेक्चर जरूर सुने, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। उसमें कंसेप्ट्स किस तरह हम बनाते हैं। ठीक। तो अभी के लिए आपके सामने जो बात है कि नॉलेज के अंदर हम रीजन को यूज करते हैं कंसेप्ट्स बनाने के लिए,
इन पर्टिकुलर विर्चूज का अगर हम कंसेप्ट बनाएंगे नॉलेज के थ्रू तो हम रीजन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक, अब इस पे एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म करता है। पहला क्रिटिसिज्म कि सोक्रेटिस इग्नोर्ड और फॉरगॉटन द इरेशनल पार्ट्स ऑफ द सोल, पैशंस एंड इमोशंस। एरिस्टोटल कहता है कि जो सोक्रेटिस है उसने विर्चू को एक तो नॉलेज के साथ आइडेंटिफाई किया, और फिर जाहिरी बात है नॉलेज के अंदर रीजन का काम होता है। तो फिर सोक्रेटिस इनको या तो उसने इग्नोर कर दिया या वो भूल गया। किनको? पैशंस और इमोशंस। इनको एरिस्टोटल इरेशनल पार्ट्स ऑफ द सोल कहता है कि पैशंस और इमोशंस को सोक्रेटिस ने इग्नोर मार दिया या वो भूल गया इनको डिस्कस करना। इनको डिस्कस करना क्यों जरूरी था पैशंस और इमोशंस को? अब दूसरा क्रिटिसिज्म देखें कि क्यों जरूरी था, उसी के हवाले से कि मेजॉरिटी ऑफ मेन्स एक्शंस आर गवर्न्ड बाय पैशंस एंड इमोशंस। हमारे बहुत से एक्शंस इन्हीं पैशंस और इमोशंस की वजह से हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो एक्शंस हमारे मोरल भी हो सकते हैं जो हम इन पैशंस और इमोशंस की वजह से परफॉर्म कर रहे हो, इमोरल भी हो सकते हैं। सपोज करें मैं किसी को चैरिटी देता हूं, इस सिंपैथी के साथ देता हूं क्योंकि मेरे अंदर एक सिंपैथी है, मुझे बुरा फील हो रहा है उस बंदे के लिए कि उसके पास पैसे नहीं, वो अपना घर नहीं चला सकता, अपना पेट नहीं भर सकता, अपने फैमिली का पेट नहीं भर सकता। तो मुझे एक सिंपैथी आती है, ठीक, जो कि सर्टनली मेरे पैशंस हैं, मेरा इमोशन है, और इस सिंपैथी के थ्रू मैं उसको पैसे दे देता हूँ, उसकी मदद कर देता हूँ, चैरिटी कर देता हूँ। तो मैंने एक मोरल एक्शन परफॉर्म किया जिसकी बेस पैशंस और इमोशंस के अंदर थी। ठीक, इसी तरह मैं कोई इमोरल एक्शन परफॉर्म करता हूँ, किसी ने मेरे फैमिली मेंबर का मर्डर किया, अब मेरे उस अपने फैमिली मेंबर जिसका मर्डर हो गया उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट थी, उस इमोशनल अटैचमेंट को मैं एग्रेसिवनेस के अंदर ला के अपना बदला पूरा करता हूं। समझ आई? तो मैं जब बदला पूरा करता हूं तो जिसने मर्डर किया है उसका मैं मर्डर कर देता हूं। ठीक, तो हमारे बहुत से एक्शंस ऐसे हैं जिन्हें हम अपने पैशंस और इमोशंस की वजह से परफॉर्म करते हैं। तो सोक्रेटिस ने तो इस पार्ट को निकाल ही दिया, एरिस्टोटल कहता है पैशन और इमोशंस को, पैशंस और इमोशंस को। ठीक, थर्ड क्रिटिसिज्म आता है सोक्रेटिस वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ मैन नोइंग द राइट कुड येट डू रॉन्ग। हमने जितना भी पढ़ा, सोक्रेटिस कहता था कि लोग इग्नोरेंट हैं, उन्हें ये नहीं पता कि व्हाट इज राइट। ठीक, एरिस्टोटल कहता है कि सोक्रेटिस इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि लोगों को पता होने के बावजूद कि इट इज अ राइट एक्शन, फिर भी वो उसे परफॉर्म नहीं करते, कोई गलत एक्शन परफॉर्म करते हैं। मुझे पता है चोरी करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं चोरी करता हूं। ठीक, मुझे पता है कि मुझे एक राइट एक्शन है कि मुझे अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन फिर भी हम रेड लाइट को क्रॉस करते हैं जानबूझ के। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारी लाइफ में अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि जिसमें हमें पता होता है कि ये राइट एक्शन है, लेकिन फिर भी हम उसे परफॉर्म नहीं करते और हम उसके बजाय गलत एक्शन परफॉर्म करते हैं पता होने के बावजूद। तो एरिस्टोटल कहता है कि सोक्रेटिस वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड, सोक्रेटिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा वो सिर्फ यही कह रहा था कि अगर इंसान को राइट पता हो तो ही विल मस्ट डू राइट। उसने इस चीज का आंसर नहीं दिया कि राइट पता होने के बावजूद लोग रॉन्ग क्यों कर रहे हैं। ठीक, वो इग्नोरेंट कह रहा था कि इग्नोरेंस है। ठीक, समझ आई? तो यहां पे बात फिर इसी पैशंस और इमोशंस के साथ जुड़ जाती है कि लोग
राइट का पता होने के बावजूद रॉन्ग करते हैं, उनके पैशंस और इमोशंस उन्हें रॉन्ग की तरफ ले जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक, ह्यूमन एक्शंस के अंदर पैशंस और इमोशंस का, जिसे सोक्रेटिस ने इग्नोर मार दिया। समझ आया लेक्चर का? चलें, ठीक है, थैंक यू। लेक्चर लंबा है। अल्लाह हाफिज।